हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज सोनोली। मैं आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ अपने प्यारा सा प्लेटफॉर्म टीएमसी पे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, जो यूनिट 1 का टॉपिक है। इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे नर्सिंग एज अ प्रोफेशन एंड क्राइटेरिया फॉर प्रोफेशन, और देखेंगे क्वालिटी ऑफ नर्स, यानी कि नर्स का क्वालिटी क्या है और प्रोफेशन के लिए क्राइटेरिया क्या है, और नर्सिंग को प्रोफेशन के रूप में कैसे देखा जाता है। नर्सिंग जो हम लोग का ये प्रोफेशन है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों का जो पहला पॉइंट होने वाला है, टॉपिक होने वाला है, वो है नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले प्रोफेशन के बारे में जानेंगे कि प्रोफेशन होता क्या है। देखो, कोई भी प्रोफेशन, चाहे वो नर्सिंग प्रोफेशन हो, चाहे वो टीचिंग प्रोफेशन हो, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन हो, चाहे वो डॉक्टर प्रोफेशन हो, चाहे वो फार्मेसी वाला हो, कोई भी प्रोफेशन जो तुम देखते हो, जो पुलिस का प्रोफेशन है या किसी भी चीज़ का जो प्रोफेशन होता है, उन सभी प्रोफेशन को चलाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ मोरल प्रिंसिपल होता है जिसके अनुसार वो प्रोफेशन चलता है। जैसे अगर मान लो कि तुम लॉ एंड ऑर्डर में हो, पुलिस प्रोफेशन में हो, तो वहाँ पे तुम्हारा जो भी रूल्स होंगे, जो भी एक्टिविटी को करने के लिए जो रूल्स होंगे, वो दूसरे प्रोफेशन से अलग होंगे। जैसे कि नर्सिंग प्रोफेशन को अगर देखते हो, तो यहाँ पे जो रूल्स बनाए गए हैं वो किसी दूसरे प्रोफेशन से अलग है। तो प्रोफेशन को चलाने के लिए एक रूल होता है। प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है जो उस रूल पे चलता है। तो प्रोफेशन क्या है? एक ऑक्यूपेशन है, एक पेशा है। इसी चीज को देखेंगे कि क्या कहता है प्रोफेशन का डेफिनेशन। ठीक है, पहले हम लोग प्रोफेशन को डिफाइन करेंगे। प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब हो गया पेशा। प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन विथ मोरल प्रिंसिपल that are devoted to human and social welfare। इसके कहने का मतलब ये है कि प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है विथ मोरल प्रिंसिपल। तो प्रोफेशन मोरल प्रिंसिपल के साथ एक ऑक्यूपेशन है, एक पेशा है। मोरल प्रिंसिपल ये हुआ कि कुछ नैतिक सिद्धांत होता है, कुछ रूल्स होते हैं, उसके साथ कोई भी ऑक्यूपेशन बनता है, कोई भी प्रोफेशन बनता है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि जो प्रोफेशन है वो क्या है? एक ऑक्यूपेशन है। प्रोफेशन क्या है? एक ऑक्यूपेशन है, पेशा है। और ये इसके साथ क्या रहता है? मोरल प्रिंसिपल रहते हैं, रूल्स रहता है। बिना रूल्स का प्रोफेशन नहीं बनता है, ऑक्यूपेशन नहीं बनता है। कोई भी प्रोफेशन हो उसका एक रूल्स होते हैं, उस प्रोफेशन का एक स्पेसिफिक रूल्स होता है, एक अलग रूल्स होता है, तो वो अपने रूल्स पे चलता है। और ये जो प्रोफेशन है, ये क्यों इसका काम क्या होता है, ये किस लिए प्रोफेशन बनते हैं? तो ये जो प्रोफेशन बनता है, ये ह्यूमन और सोशल जो होता है उनके कल्याण के लिए बनाया जाता है। तुम देख लो, कोई भी प्रोफेशन, जैसे टीचिंग प्रोफेशन, नर्सिंग प्रोफेशन, या तुम्हारा ये पुलिस वाला प्रोफेशन है, चाहे मिलिट्री प्रोफेशन है या डॉक्टर प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन से क्या होता है? इस प्रोफेशन से फायदा क्या है? ये प्रोफेशन बनाया क्यों गया है? तो ये प्रोफेशन इसलिए बनाया गया है ताकि ह्यूमन का और जो समाज है,
जो भी हमारा समाज है उसके लिए जो सोशल है उसका क्या हो, वेलफेयर हो, यानी कि कल्याण हो, ठीक है ना। तो डेट आर डिवोटेड टू ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर, ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर, ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर, यानी कि जो ह्यूमन और समाज के कल्याण के लिए क्या होता है, समर्पित होता है। डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित, ठीक है ना। अब मतलब ये प्रोफेशन अपने आप को समर्पित कर देता है ह्यूमन के लिए और समाज के कल्याण के लिए, ठीक है ना, ह्यूमन और समाज के कल्याण के लिए। तो प्रोफेशन इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोफेशनल नर्सिंग, क्योंकि नर्सिंग के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि नर्सिंग प्रोफेशन क्या है। तो प्रोफेशन को तो जान गए, प्रोफेशन के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत समझ गए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रोफेशनल नर्सिंग। प्रोफेशनल नर्सिंग को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं, यहाँ से सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 5 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन करके क्वेश्चंस आएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। तो आप लोगों को जिस तरह से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं आप लोग भी इसी तरह से डिस्क्राइब करेंगे, इसलिए चीज़ों को याद करिएगा अच्छे से, इसको ध्यान में रखिएगा। पहले चीज़ों को समझिएगा, फिर उसको नोट्स पे उतारिएगा, फिर उसको याद करिएगा, बार बार रिविजन करिएगा। पढ़ने का यही तरीका होता है। इसमें क्या है कि ये कहता है कि प्रोफेशनल नर्सिंग इज अ सर्विस, इज अ सर्विस, क्या है सर्विस, डिवोटेड टू क्या, डिवोटेड टू प्रमोशन ऑफ ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर। कहना है इसका कि जो प्रोफेशनल नर्सिंग है, यानी कि प्रोफेशनल नर्सिंग क्या है, एक सर्विस है, एक सेवा है जो डिवोटेड होता है, समर्पित होता है, किसके लिए, प्रमोशन के लिए। किस चीज का प्रमोशन करता है, ह्यूमन और सोशल कल्याण का प्रमोशन करता है। यानी कि अगर ह्यूमन का प्रमोशन करवाना है, ठीक है, और समाज का ये क्या करवाना है, प्रमोशन करवाना है, तो इसके लिए कौन है, प्रोफेशनल नर्सिंग। यानी कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है, तुम सोच के देखो, एज अ नर्स, तुम नर्स हो, नर्सिंग प्रोफेशन तुम्हारा, नर्सिंग प्रोफेशन है, तुमको काम क्या है, तुम्हारा काम है कि पेशेंट को क्या करना, केयर देना और उनके हेल्थ को इम्प्रूव करना, उनके हेल्थ को क्या करना, प्रमोट करना, डिजीज को रोकना। तो तुम्हारा मेनली काम ये है कि केयर देना, और इस केयर के नतीजे क्या होता है ना कि पेशेंट का हेल्थ जो है इम्प्रूव हो जाता है, यानी कि उसका हेल्थ अच्छा हो जाता है, हेल्थ क्या होता है, प्रमोट हो जाता है, ठीक है ना। तो वही ये बोल रहा है कि डिवोटेड टू प्रमोशन ऑफ ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर। तो इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। आगे अब हम लोग देखेंगे कि क्राइटेरिया क्या है प्रोफेशन का, ठीक है ना। तो क्राइटेरिया को हम लोग देखेंगे कि क्राइटेरिया फॉर प्रोफेशन, क्राइटेरिया फॉर प्रोफेशन, यानी कि किसी भी प्रोफेशन के लिए, यानी कि किसी भी प्रोफेशन के लिए क्या होता है, एक क्राइटेरिया होता है। जैसे में मान लो तुमको बीसीसीबी का फॉर्म को फिलअप करना है, तो उसके लिए तुम्हारी क्राइटेरिया क्या होती है, उसमें एज लिमिट एक क्राइटेरिया है, तुम 12th बायोलॉजी से पास हो, ये तुम्हारा क्राइटेरिया है। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ बातें होती है और कुछ रूल्स होते हैं उनका, कोई भी चीज़ हो, ठीक है ना। जैसे प्रोफेशन है तो यहाँ पे इसके क्राइटेरिया के लिए यहाँ भी कुछ रूल्स है, जो मतलब वो सारी चीज़ें अगर है तो वो प्रोफेशन को फुलफिल करता है। तो अगर मान लो कि तुम किसी भी चीज़ का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, है ना, अगर तुम्हारे पास वो सभी क्राइटेरिया अगर क्राइटेरिया को तुम फुलफिल करते हो,
यानी कि तुम एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो, एलिजिबल हो, तुम एग्जाम दे सकते हो। तो उसके क्राइटेरिया को तुम फुलफिल किया तो एग्जाम के लिए एलिजिबल हुआ। उसी तरह एक प्रोफेशन को बनाने के लिए, किसी भी प्रोफेशन को बनाने के लिए 5 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा जो पॉइंट है वो है सर्विस ओरिएंटेशन, तीसरा पॉइंट है ऑनगोइंग रिसर्च, और चौथा पॉइंट है कोड ऑफ इथिक्स, और पांचवा पॉइंट है ऑटोनॉमी। यानी इसका मतलब ये है कि एक प्रोफेशन को अगर तुम देख रहे हो तो उस प्रोफेशन में अगर तुम हो तो उसके तुम्हारे पास एक बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। इट मीन्स यानी कि ज्ञान की भंडार होनी चाहिए, उस प्रोफेशन से रिलेटेड तुम्हारे पास ज्ञान की भंडार होनी चाहिए। दूसरी सर्विस ओरिएंटेशन, यानी कि तुम्हारा जो ओरिएंटेशन है, ठीक है, तुम्हारा जो ओरिएंटेशन है, तुमको जहाँ पे लगाया जा रहा है, जिस सर्विस के लिए तुमको डिवोट किया जा रहा है, ठीक है ना, वो तुम्हारा सर्विस ओरिएंटेशन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कि तुम टीचर हो तो तुम्हारा सर्विस ओरिएंटेशन टीचिंग में जाएगा, अगर तुम नर्स हो तो तुम्हारा सर्विस ओरिएंटेशन हॉस्पिटल में होगा। तो इस तरह से एक सर्विस ओरिएंटेशन होना चाहिए। ऑनगोइंग रिसर्च होनी चाहिए इस पे, यानी कि उस प्रोफेशन में लगातार रिसर्च होनी चाहिए ताकि उस प्रोफेशन को क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, उस प्रोफेशन को एलिवेट किया जाए, बढ़ाया जाए उस प्रोफेशन के स्टैंडर्ड को, इसलिए उसमें ऑनगोइंग रिसर्च जरूरी है। उसके बाद से क्या है, कोड ऑफ इथिक्स। हर एक चीज का एक अपना इथिक्स होता है, एक कोड ऑफ इथिक्स होता है। इथिक्स का मतलब होता है नैतिक, ठीक है, मतलब कि क्या गलत है और क्या सही है, इसके लिए रूल्स होनी चाहिए, इसके लिए तुम्हारे पास सेंस होनी चाहिए। तो उस प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में अगर तुम हो तो तुमको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि उस प्रोफेशन का कोड ऑफ इथिक्स क्या है, क्या गलत है उस प्रोफेशन के लिए और क्या सही है उस प्रोफेशन के लिए। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे। ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि कोई भी प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन से रिलेटेड उसमें जो भी मेंबर्स काम करते हैं, उन मेंबर्स के पास कुछ अपना एक ऑटोनोमस होते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि वो खुद से कोई भी एक्टिविटी या कोई भी एक्शन लेने की एबिलिटी को रखते हैं, ठीक है, उसको ऑटोनॉमी बोला जाता है। उसी प्रोफेशन से रिलेटेड एक्शन को लेना होता है। ये नहीं कि तुम टीचिंग में हो और लॉ एंड ऑर्डर के एक्शन को ले लिया, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और ये तुम्हारे अंडर में नहीं आती है, इसलिए यहाँ पे ऑटोनॉमी नहीं दिखा सकते हो। ऑटोनॉमी का मतलब यह है कि जिस प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन में तुम्हारे पास राइट होता है, हक होता है कि तुम कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे तुमको खुद से एक्शन डिसीजन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि क्या है क्राइटेरिया फॉर प्रोफेशन। हम लोग फिलहाल लिख लेते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है। पहला है बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसको बोला जाता है ज्ञान की भंडार, बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा क्या है, सर्विस ओरिएंटेशन, मतलब सर्विस दिशा निर्देश, ठीक है, तुमको एक दिशा दिया जाएगा कि यहाँ पे आपकी ये काम है, अपनी काम के रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझनी होती है, ठीक है ना, ओरिएंटेशन में। इसको हम अभी डिटेल में समझाएंगे, सर्विस ओरिएंटेशन। उसके बाद क्या आता है, ऑनगोइंग रिसर्च। ऑनगोइंग मतलब जारी रखना, और रिसर्च मतलब तो जानते ही हो, खोज करना या रिसर्च होता है, ठीक है। तो जो रिसर्च है वो क्या होता है, जारी रहता है, ऑनगोइंग रहता है उस प्रोफेशन में हमेशा, ठीक है। उसके बाद में कोड ऑफ इथिक्स होता है। इथिक्स का मतलब हो गया क्या, नैतिक, ठीक है ना, नैतिकता। और ऑटोनॉमी, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग देखते हैं कि बॉडी ऑफ नॉलेज क्या है, सर्विस ओरिएंटेशन, इस सभी चीज़ों को समझते हैं। थोड़ा सा मेरे को इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे कि बॉडी ऑफ नॉलेज क्या है, इसको कंटिन्यू करते हैं कि बॉडी ऑफ नॉलेज क्या है। मैं बार बार बोलना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो प्रोफेशन एज नर्सिंग एज अ प्रोफेशन है, इस
टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, आने की संभावना है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए और चीज़ों को याद रखिए, ठीक है ना, याद करना पड़ेगा। आप लोगों को जो भी इंग्लिश में दिक्कतें आ रही है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी। जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसको हिंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्लीज़ उसको ध्यान से समझिए और उसको अपने से फिर से प्रैक्टिस करने की प्रयास कीजिए, ताकि वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। जितना जल्दी, जितना हार्ड आप लोग प्रयास कीजिएगा उतना जल्दी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आगे हम लोगों का है क्या, बॉडी ऑफ नॉलेज। बॉडी ऑफ नॉलेज, बॉडी ऑफ नॉलेज कहता है कि जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस होता है, जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस होता है वो किस पे आधारित होता है, इसी बॉडी ऑफ नॉलेज पे, ठीक है ना। प्रोफेशनल प्रैक्टिस is based on professional practice is based on body of नॉलेज। और ये जो बॉडी ऑफ नॉलेज है कहाँ से डिराइव्ड होता है, कहाँ से आता है, डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड, ये कहाँ से डिराइव होता है, डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, दिस नॉलेज contribute टू, ये जो नॉलेज होता है कंट्रीब्यूट टू जजमेंट एंड रेशनल फॉर व्हाट, फॉर मॉडिफाइंग एक्शन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसका मीनिंग है, ये कह रहा है कि जो नर्सिंग एज ए प्रोफेशन है, इसमें जो बॉडी ऑफ नॉलेज हम लोग देख रहे हैं, बॉडी ऑफ नॉलेज में क्या है कि जो प्रोफेशनल जो प्रैक्टिस है ये किस पे आधारित है, बॉडी ऑफ नॉलेज पे, ज्ञान के भंडार पे, ठीक है ना। जिस प्रोफेशन में है आपके पास ज्ञान होती है, बहुत सारी ज्ञान होती है, और उस पे ये जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस होती है, जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो उसी नॉलेज पे क्या होता है, आधारित होता है, ठीक है ना। और ये जो नॉलेज है ये कहाँ से आया है, एक्सपीरियंस से आया है और प्रैक्टिस से आया है। दिस नॉलेज, यह जो नॉलेज है कंट्रीब्यूट यानी कि सहयोग करता है, कंट्रीब्यूट यहाँ पे लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूट टू जजमेंट एंड रेशनल फॉर मॉडिफाइंग एक्शन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यानी कि यह जो नॉलेज है सिचुएशन के अनुसार एक्शन को मॉडिफाई करने के लिए रेशनल और जजमेंट, रेशनल मतलब होता है कि लॉजिक, किसी चीज़ का हम लोग लॉजिक लगाते हैं ना कि ये चीज़ क्यों हुआ, कैसे हुआ, हाँ ये सब चीज़ क्या है कि ये रेशनल है, ठीक है। और जजमेंट यानी कि जो फैसला आता है उसमें क्या करता है, ये सहयोग करता है, हेल्प करता है ना। तो किसी भी सिचुएशन के अनुसार एक्शन को मॉडिफाई करने के लिए जो हम लोग फैसला लेते हैं उसमें यह नॉलेज क्या करता है, हम लोगों को सहयोग करता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक पेशेंट है जिसको डायरिया हुआ है, लूज मोशन है, और उसको डिहाइड्रेशन हो गया, बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है लॉस हो गया उसके शरीर से। अब क्या है कि उसको कोई भी फ्लूइड देना है, जैसे कि RL और NS मान लेते देना है, आप उसको दे रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं। अचानक से क्या हुआ कि उसको शेयरिंग होने लगा, कपकपी होने लगा, बुखार आ गया, उसका बॉडी पूरा हीट हो गया और उसको फीवर आ गया। अब आप पहले जो एक्शन ले रहे थे, जो आपका एक्शन था
कि आप डिहाइड्रेशन को ट्रीट कर रहे थे, उसका इलाज कर रहे थे और उसको फ्लूइड दे रहे थे, ठीक है ना, NS दे रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसको सियरिंग होने लगा, बुखार होने लगा था। आपका जो पहला एक्शन था, पहले का एक्शन था, वो क्या था कि इस फ्लूइड को पूरे उसके शरीर में डाल देना है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अचानक से देखे कि उसको फीवर आ गया, सियरिंग हो गया, बॉडी उसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो गया उसके बॉडी का। तो आप क्या किए कि अपने एक्शन को मॉडिफाई कर दिए, जो आपका जो एक्शन था उस एक्शन को मॉडिफाई कर दिए, यानी कि एक्शन को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। कैसे? आप कीजिएगा कि अब उस जो फ्लूइड को आप दे रहे थे उसको स्टॉप कर दीजिएगा कि अब ये फ्लूइड नहीं देना है क्योंकि पेशेंट को फीवर है। और अगर ज़्यादा इस पर आप फिर से फ्लूइड अगर कंटिन्यू करते हैं, देते हैं, तो पेशेंट को और ज़्यादा फीवर आ जाएगी। इस कारण से क्या किया, उस एक्शन में मॉडिफाई कर दिए। तो सिचुएशन के अनुसार, जो अभी सिचुएशन हमारे सामने आई कि उसको फीवर आ गया, तो उस सिचुएशन के अनुसार एक्शन को मॉडिफाई करने के लिए, जब एक्शन को हम लोग मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना, उस एक्शन को मॉडिफाई करने के लिए जो हम लोग फैसला लेते हैं, उस फैसला में यही जो नॉलेज है वो कंट्रीब्यूट करता है, सहयोग करता है, ठीक है। तो ये सारा है बॉडी ऑफ नॉलेज, और बॉडी ऑफ नॉलेज का ये यूज है। अगर आपके पास बॉडी ऑफ नॉलेज है, ज्ञान की भंडार है, तो आप किसी भी एक्शन को अगर ले रहे हैं, ठीक है, उस एक्शन को अगर मॉडिफाई करना है, अचानक से उस एक्शन को चेंज करना है, ठीक है ना, तो आप कर सकते हैं, ठीक है, उसका फैसला ले सकते हैं इस बॉडी ऑफ नॉलेज के मदद से। तो सभी प्रोफेशन में अपना अपना कुछ नॉलेज होता है। जब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, एक्सपीरियंस कीजिएगा, हॉस्पिटल में जाइएगा, ड्यूटी कीजिएगा, तो सब चीज़ों को आप लोग सीखिएगा, यहाँ पढ़िएगा, अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिएगा, तो आपके पास एक ज्ञान की भंडार हो जाएगी, बॉडी ऑफ नॉलेज हो जाएगी, जिसके हेल्प से आपके पास भी, अगर आपके सामने भी इस तरह का प्रॉब्लम आया, इस तरह का सिनेरियो आया, तो आप लोग इस चीज़ को क्या करिएगा, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अपने एक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं उस सिचुएशन के अनुसार। जिस तरह का सिचुएशन आएगा उस तरह से आप अपने एक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से बॉडी ऑफ नॉलेज का इम्पोर्टेंस है। इसीलिए आप जिस प्रोफेशन में हैं उसका एक डीप नॉलेज लीजिए, उस प्रोफेशन के बारे में, उस प्रोफेशन का रूल्स, उस प्रोफेशन के अंदर जो भी चीज़ें, वो सभी आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। आगे अब हम लोग देखेंगे कि क्या है सर्विस ओरिएंटेशन। देखिए, सर्विस ओरिएंटेशन है, जैसे कि आप लोगों का स्कूल ओरिएंटेशन हुआ होगा, कॉलेज ओरिएंटेशन हुआ होगा, हॉस्पिटल ओरिएंटेशन भी होगा। इसमें क्या है ना कि जैसे मान लेते हैं कि ये हॉस्पिटल है, ठीक है, ये हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पे एक वार्ड है, मेल सर्जरी वार्ड, ठीक है। यहाँ पे एक वार्ड बना हुआ है जिसके अंदर मान लीजिए कि 100-200 पेशेंट रहता है, इसके अंदर बेड लगा हुआ है, ये एक रूम है, कैमरा है, एक वार्ड है, ठीक है। ये मेल सर्जरी वार्ड है, ठीक है, इस तरह से वार्ड बनाया गया है। ये फीमेल सर्जरी वार्ड है, ठीक है ना, ये तो दो बार हो गया, MMW कर देते हैं, मेल मेडिसिन वार्ड, फीमेल सर्जरी वार्ड, इस तरह से ढेर सारा वार्ड है। इधर ऑर्थो है ना, ऑर्थो वार्ड है, इधर पीडिया है, ठीक है ना, बच्चा वाला वार्ड है, इधर मान लेते हैं गायनी है, ठीक है ना। तो इस तरह से वार्ड बना हुआ है। अब क्या होगा कि आपको इसमें लेके जाया जाएगा हॉस्पिटल में, और आपको सब चीज़ों का क्या किया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन करवाया जाएगा कि देखो ये अर्थो वार्ड है, इसमें तुमको अर्थो से रिलेटेड जो भी पेशेंट्स आएंगे उनको केयर देना है। ये पेडिया है, बच्चा से रिलेटेड जो भी बीमारी वाले जो भी पेशेंट्स आएंगे, बच्चा आएंगे, उनको केयर देना है। सब वार्ड्स के बारे में आपको एक बार रूबरू करवाया जाएगा, पहचानवाया जाएगा कि इसमें तुम्हारा ये काम है, ठीक है ना। तो ये क्या किया जा रहा है ना कि आपको ओरिएंट किया जा रहा है, आपको एक कह सकते हैं कि डायरेक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना, किसी वार्ड्स के तरफ या किसी हॉस्पिटल की तरफ ओरिएंट किया जा रहा है, डायरेक्ट किया जा रहा है। तो यही होता है ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन को समझ गए कि आपका ओरिएंटेशन हो गया। आप कॉलेज में भी जाएंगे तो आपका ओरिएंटेशन जब होगा तो वहाँ पे आपको लैब को दिखाया जाएगा कि देखो लैब में आकर के तुम ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। ये क्या नाम है, आपका जो क्लास है, यहाँ पे आपकी क्लासेज चलती है,
उसी तरह से जो आपका लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में आके यहाँ पढ़ सकते हो। तो वहाँ पे आपको एक काम करने की चीज़ें दिखाई जाती है कि आप यहाँ पे ये काम आके कर सकते हो, है ना। वो आइडेंटिफाई करवाया जाता है और आपको ओरिएंटेशन एक दिया जाता है। तो यहाँ पे है कि सर्विस ओरिएंटेशन, और हम लोग बात करते हैं एक प्रोफेशन का, है ना। तो प्रोफेशन तो बहुत सारा है, जैसे कि टीचिंग प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर प्रोफेशन, ये नर्सिंग प्रोफेशन, इंजीनियरिंग प्रोफेशन। तो हर एक प्रोफेशन का अपना अपना एक ओरिएंटेशन है, सर्विस ओरिएंटेशन है कि वो किस सर्विस के लिए वो बना है, वो उसका प्रोफेशन किस सर्विस के लिए है, किधर किधर उसको जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है कि उसको टीचिंग में जाना है, या उसको नर्सिंग में जाना है, या उसको डॉक्टर प्रोफेशन में जाना है, किधर जाना है, तो उसको ओरिएंट किया जाता है। क्योंकि हम लोग अभी प्रोफेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए पूरे सर्विस को लिए हैं, सर्विस ओरिएंटेशन। तो हम लोग सर्विस ओरिएंटेशन कर रहे हैं, तो हम लोग का जो सर्विस ओरिएंटेशन है वो किधर है, नर्सिंग प्रोफेशन में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। सर्विस ओरिएंटेशन में कहता है कि द एक्ट ऑफ डायरेक्टिंग योर अटेंशन, द एक्ट ऑफ डायरेक्टिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स किधर, टुवर्ड्स द एक्ट ऑफ डायरेक्टिंग योर अटेंशन एंड एम लिख लीजिए, आपकी जो लक्ष्य है उसको, इसको मिटा देते हैं। ये सिर्फ हम के समझाने के लिए इसको बनाए थे। एंड अटेंशन एंड एम्स, ठीक है ना, अटेंशन एंड एम्स टुवर्ड ऑफ पार्टिकुलर सर्विस, टुवर्ड अ पार्टिकुलर सर्विस, ठीक है। इसको हम लोग इरेज करते हैं, थोड़ा सा इंक भी खत्म हो गया, इसको लोड करते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगला जो टॉपिक है इसी में कोड ऑफ इथिक्स को देखेंगे। देखो, कोड ऑफ इथिक्स क्या होता है, इथिक्स क्या होता है, पहले इथिक्स को समझो। इथिक्स ये होता है ना कि तुम्हारे पास सेंस होनी चाहिए, ठीक है, कि क्या गलत है और क्या सही है। तो इसका रूल्स होता है, ठीक है, किसी भी प्रोफेशन में कोड ऑफ एथिक्स का, कि हमारे प्रोफेशन में क्या गलत है और क्या सही है। जैसे कोड ऑफ एथिक्स में इथिक्स का अगर हिंदी समझो तो इसका मतलब होता है नैतिकता, ठीक है ना, नैतिक होता है। तो अगर तुम ह्यूमन हो, अगर तुम्हारे पास सेंस है, दिमाग है, तो तुम्हारे पास ये चीज़ जानने की एबिलिटी है कि क्या गलत है और क्या सही है। अगर मान लो तुम नर्सिंग प्रोफेशन में गए हो और वहाँ पे जा करके तुमको गवर्नमेंट जॉब लगी है, यूँ समझो कि तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लगी है, वहाँ पे तुम्हारी ड्यूटी है, तुम गए हो और क्या कर रहे हो कि वहाँ पे तुम सो गए हो या फ़ोन चला रहे हो या कोई भी अदर एक्टिविटी कर रहे हो जिससे तुम्हारे पेशेंट को क्या हो रहा है, पेशेंट को क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि पेशेंट को अच्छे से केयर नहीं मिल रहा है। ये क्या है, ये गलत चीज़ें है। पेशेंट से घूस लेना, ये गलत चीज़ें है। तो जो तुम्हारा एथिक्स है, जो तुम्हारा नैतिकता है, वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है। यानी कि जो हमारा एथिक्स है ना, वो सभी जो लोगों को पीड़ा देने वाली जो चीज़ है उससे दूर करता है एथिक्स। यानी कि एथिक्स होता है कि अगर कोई चीज़ गलत है और अगर कोई चीज़ सही है तो उसको पहचानने की एबिलिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। इसी को बोला जाता है एथिक्स। एथिक्स में हम लोग देखेंगे कि एथिक्स किसको बोला जाता है, ठीक है। अ सेट ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल, अ सेट ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स
डिजाइन टू व्हाट, मतलब कि एक रूल है और प्रिंसिपल है, इसको डिजाइन किया गया, क्यों डिजाइन किया गया है, डिजाइन कर लेते हैं, डिजाइन टू इनकरेज यानी कि बढ़ावा देना, किस चीज को ये इनकरेज कर रहा है, डिजाइन टू इनकरेज इथिकल कंडक्ट among the group of professional। इसका मतलब है कि अ सेट ऑफ रूल एंड प्रैक्टिस, अ सेट ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल डिजाइन टू इनकरेज इथिकल कंडक्ट एमोंग अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल। ठीक है, एमोंग अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल मतलब कि कह रहा है कि ए रूल और प्रिंसिपल का एक सेट को डिजाइन किया गया है टू इनकरेज यानी कि बढ़ाने के लिए इथिकल कंडक्ट को, यानी कि नैतिक जो आचरण होता है किसी भी आदमी का, जो नैतिक आचरण होता है उसी इथिकल कंडक्ट यानी कि नैतिक जो उसका आचरण है उसको क्या करना है, बढ़ावा देना है, बढ़ाना है एमोंग द ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स, यानी कि जो प्रोफेशनल्स के ग्रुप है उसके बीच में, एमोंग मतलब के बीच में, इथिकल कंडक्ट को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है क्या, प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत और रूल्स यानी कि नियम का सेट और सिद्धांत का सेट को क्या किया जाता है कोड ऑफ एथिक्स में, कोड ऑफ एथिक्स में क्या किया जाता है, एक प्रिंसिपल और रूल्स के सेट को डिजाइन किया जाता है। और ये क्यों डिजाइन किया जाता है, टू इनकरेज यानी कि बढ़ावा देना है, किस चीज को, इथिकल कंडक्ट को, यानी कि नैतिक आचरण किसी भी मेंबर्स का, जो टीम में कोई भी मेंबर्स है उनके इथिकल कंडक्ट को इनकरेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, एक रूल्स को तैयार किया जाता है, एक प्रिंसिपल सिद्धांत को तैयार किया जाता है कि तुमको इसी रूल्स पे चलना है ताकि कोई भी चीज गलत ना हो पाए। ठीक है ना, तो ये कोड ऑफ एथिक्स है। आगे हम लोगों का है क्या, ऑटोनोमी। ऑटोनोमी है ऑनगोइंग रिसर्च। पहले हम लोग ऑनगोइंग रिसर्च देख लेते हैं। देखो ऑनगोइंग जो रिसर्च होता है ना, ये चीज जो है मतलब किसी भी प्रोफेशन में रिसर्च क्या है, जरूरी है, रिसर्च होनी चाहिए उस प्रोफेशन के स्टैंडर्ड को क्या करने के लिए, एलिवेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो रिसर्च जो है ऑनगोइंग होनी चाहिए, कि जारी रहनी चाहिए। और रिसर्च के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि क्या होता है, किसी भी नया चीज को खोजना, डिस्कवर करना ही रिसर्च होता है। तो उस प्रोफेशन में अगर रिसर्च जारी है तो उस प्रोफेशन का स्टैंडर्ड क्या होगा, लेवल उसका हाई होगा। तो इसमें ऑनगोइंग रिसर्च में सीन्स 1970 since the 1917 the nursing research has focused on, ये किस चीज पे नर्सिंग रिसर्च फोकस्ड किया है, फोकस्ड ऑन प्रैक्टिस रिलेटेड, जो भी इश्यूज हैं उन पे फोकस किया। तो ये कह रहा है कि ऑनगोइंग रिसर्च में 1970 से नर्सिंग रिसर्च, क्या नर्सिंग रिसर्च
फोकस्ड यानी कि फोकस किया है, ध्यान को केंद्रित किया है, ध्यान दिया है किस पे, प्रैक्टिस रिलेटेड इशू पे। जो भी प्रैक्टिस रिलेटेड प्रॉब्लम है जो नर्सिंग में प्रैक्टिस किए जाते हैं उस इशू पे, जो भी प्रैक्टिस रिलेटेड इशू है उस पे फोकस्ड किया है। तो नर्सिंग रिसर्च का जो ऑनगोइंग रिसर्च है इसका मतलब यही है कि आपके प्रोफेशन में कोई भी प्रैक्टिस रिलेटेड अगर इशू आ जाए, कोई भी प्रैक्टिस रिलेटेड इशू, और उसके मतलब कि अपने प्रोफेशन के स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए और उस इशू को सॉल्व करने के लिए, जो भी प्रैक्टिस रिलेटेड इशू होता है उसको सॉल्व करने के लिए अगर आप रिसर्च करते हैं तो क्या होता है कि उस प्रोफेशन के स्टैंडर्ड जो होता है हाई हो जाता है, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें ऑनगोइंग रिसर्च। उसके बाद है क्या, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मीन्स ये होता है कि अगर मान लो कि तुम किसी प्रोफेशन में हो या तुम्हारे घर के जो भी गार्जियन है उनके पास ऑटोनॉमी होता है कि अगर घर में कोई भी एक्शन लेनी है तो वो उस एक्शन के बारे में डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है ना, कि मेरे को क्या करनी है नहीं करनी है, उनको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है, वो फ्री होते हैं। उसी तरह से अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन में हैं तो बहुत सारा चीज़ है जो पेशेंट के केयर से रिलेटेड है, जिसको आपका किसी का अप्रूवल नहीं लेना है, वो आप अपने से खुद ब खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो वही ऑटोनॉमी बोलता है, ऑटोनॉमी क्या बोलता है कि द एबिलिटी टू क्या, टेक एक्शन रिलेटेड टू पेशेंट्स केयर, पेशेंट्स रिलेटेड टू पेशेंट्स केयर विदाउट अप्रूवल ऑफ फिजिशियन and other member of healthcare team and other member of health care टीम, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोगों का यहीं पे समाप्त होता है। हम इसमें बोले थे कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक और जो हम लोगों का टॉपिक था क्वालिटी ऑफ नर्सिंग, उसको हम लोग आज नहीं ख़त्म कर पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसी टॉपिक पे रहने देते हैं। तो थैंक यू, डेट्स ऑल, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो एक तो सब्सक्राइब बनता है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए, ठीक है। थैंक यू, डेट्स ऑल।